बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खबरनामा। आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। खबरनामा में मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं और हर खबर के हवाले से जो हाल अहवाल है आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, और ये खबर सियासत से जुड़ी, इंतखाबात से जुड़ी, क्योंकि अभी लोकसभा इंतखाबात के हवाले से अगरचे कोई ऐलान नहीं हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर हालात बदल रहे हैं। हालात इस हवाले से भी बदल रहे हैं कि यहां पार्टियों का जो इजलास बुलाने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये पीडीपी की आज का इजलास है या पीडीपी की आज की मीटिंग के वो मनाजिर है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो लोकसभा निशस्त सेंट्रल कश्मीर की है, जिसमें श्रीनगर, पुलवामा और बडगाम के साथ साथ गांदरबल के एरिया पड़ते हैं, ये वही तस्वीरें आज हैं। और इस मीटिंग की सदारत पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती कर रही है और एजेंडा इस मीटिंग का यह है कि आने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए पीडीपी की जानब से मुमकिन उम्मीदवार कौन हो सकते हैं, कैसे इंतखाबात लड़े जा सकते हैं और कैसे इन इंतखाबात में जीत दर्ज की जा सकती है। यह आज की इस मीटिंग का खास एजेंडा है। लेकिन यह मीटिंग सिर्फ कोई आम मीटिंग नहीं है, यह इस एतबार से भी खास है क्योंकि पीडीपी इंडिया अलायंस का हिस्सा भी है, क्योंकि पीडीपी गुफ्कार अलायंस का हिस्सा भी है। जम्मू कश्मीर के अंदर कुल मिलाकर 5 पार्लिमानी निशस्तें हैं और इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहले से ही यह मौकफ है कि कश्मीर की 3 निशस्तों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाली नहीं है। बाकी रेस्ट जो 2 सीटें जम्मू की रही है उस पर सीट शेयरिंग के बारे में बात की जा सकती है। लेकिन अगर कांग्रेस का व्यू देखेंगे तो वकार रसूल वानी ने इस स्टेटमेंट का वेलकम किया है। यानी जो उमर अब्दुल्ला ने कहा उसका वकार रसूल वानी कांग्रेस के सदर उन्होंने वेलकम किया है। यानी कांग्रेस का भी इत्तेफाक है कि जम्मू की 2 निशस्तें अगर कांग्रेस की जोली में या कांग्रेस को दी जाए और कश्मीर से 3 निशस्तों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़े तो फिर क्या यही कंसेंसस है? और अगर ये कंसेंसस है तो फिर पीडीपी कहां है? आज की इस मीटिंग के अंदर शायद ये बात सामने आ जाएगी और मौजूद बहस बनेगी। मैं इस मीटिंग के हवाले से पहले फैसल से जुड़ने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ सनम एजाज के साथ भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, जो हमें इस हवाले से अपनी आरा और अपनी तजावीज़ और उसके साथ साथ जो अपना एनालिसिस है वो हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस्तकबाल है आपका। पहले फैसल से जानना चाहूंगा। फैसल, ये मीटिंग अभी जारी है, बहुत सारे लीडरान इसमें आए हैं, क्या कुछ अभी डिस्कस किया जा रहा है, आपकी क्या इतलात है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आपको पता होगा कि लोकसभा इलेक्शन आने वाला है और पहले साउथ कश्मीर की सीट के हवाले से मीटिंग पीडीपी की हुई थी कि कौन सा कैंडिडेट वहां पे चुना जाएगा, लेकिन हालांकि अभी तक अनाउंसमेंट फॉर्मली नहीं किया गया है कौन कौन लड़ेंगे, लेकिन मीटिंग का सिलसिला जो है वो अभी भी जारी है। तो आज 17 फरवरी इसके लिए पहले शेड्यूल दिया गया था कि सेंट्रल कश्मीर की सीट के लिए जो है मीटिंग होगी और उसके साथ इसके बाद जो है लगभग गालिबन नॉर्थ कश्मीर की सीट के लिए भी हो सकता है। तो आज इस वक्त जो मीटिंग है वो अभी चल ही रही है और जो रिपोर्ट्स इससे पहले भी आ रहे हैं कि शायद पीडीपी जो है वहीदुर रहमान पर्रा को सेंट्रल कश्मीर की सीट के लिए नामजद करेंगे और उनको मैदान में उतारेगी। लेकिन यहाँ पे ये भी देखने वाली बात होगी कि जो पीडीपी है वो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, पीएजीडी का हिस्सा है, लेकिन वही नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इस इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। तो कुछ दिन पहले जिस तरीके से सिचुएशन बनी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्लियरली ये कहा कि कश्मीर की 3 सीटों पे हम अकेले लड़ेंगे, हम अपने दम पे लड़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें ये पहेली है, कहीं ना कहीं आगे जाके ये मुश्किल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस सारे मामले में जो है साउथ कश्मीर की जो सीट है वो हर एक पार्टी के लिए चैलेंज बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जैसे ही राजौरी पुंछ उसके साथ जुड़ा गया तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर नॉर्थ कश्मीर या सेंट्रल कश्मीर में स्ट्रॉन्ग हो सकती है, लेकिन साउथ कश्मीर उनके लिए भी चैलेंज हो सकता है, क्योंकि जो नए वोट के साथ जुड़े हैं अब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस इस उम्मीद के साथ कि शायद बकरवाल बोर्ड में आपको वोट करेंगे या नेशनल कॉन्फ्रेंस को वो वोट आ सकते हैं, लेकिन पहाड़ी बिल पास होने के बाद अभी सिचुएशन पता नहीं पहाड़ी फैसल, आज क्या अभी ये मीटिंग जारी है या कि फिर ये इख्तिताम पजीर हुई है? देखिए, मीटिंग अभी चल रही है और जो लीडरशिप है सेंट्रल कश्मीर की, चाहे वो बडगाम की बात करें, श्रीनगर की बात करें, पुलवामा या गांदरबल की बात करें, तो सारे लीडरशिप, जोनल प्रेसिडेंट्स या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सारे के सारे वहां पे मौजूद है और मीटिंग अभी भी चल रही है। और कोशिश है कि जो मीटिंग है उसमें कहीं ना कहीं जो नॉमिनेट जो है किसी लीडर को किया जाएगा सेंट्रल कश्मीर के लिए, लेकिन जो तीनों सीटों का जो फॉर्मली जो अनाउंसमेंट होगा वो तीनों सीटों की मीटिंग होने के बाद ही हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो है मीटिंग को अभी भी जारी ही है। बिल्कुल फैसल, आप हमारे साथ बने रहे। सनम एजाज हमारे सीनियर एडिटर हमारे साथ है। सनम, आप पूरी सूरत हाल को देख रहे हैं और सियासत में ऊंट किस करवट बैठेगा वो आने वाले दिनों में जरूर पता चलेगा, लेकिन क्या कुछ अभी तक आप
यहाँ से सेंस कर पाए हैं, क्योंकि इससे पहले उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट और उससे भी कबल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने एनडीए के साथ भी जुड़ने का कहीं ना कहीं इशारा दिया, हालांकि वाशगाफ अल्फाज में उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इसमें ऐसा लग रहा है कि इक्वेशन ऐसे बन रही है जैसे जो वादी की 3 लोकसभा निशस्तें हैं वहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू की जो 2 निशस्तें हैं वहां से कांग्रेस, ऐसा कंसेंसस बनता हुआ नजर आ रहा है। और उसमें पीडीपी की जगह कहां पर देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले अगर हम कंसेंसस की बात करें तो ये जो उमर अब्दुल्ला बता रहे कि हमारी कश्मीर से 3, जम्मू से कांग्रेस को 2, तो उस हवाले से, या जम्मू पे हम बात करेंगे तो उस हवाले से मैंने पीडीपी लीडर से बात कल भी की थी और उनका सबका यही कहना था कि ये एनडीए, ये जो इंडिया अलायंस है वो लीडरशिप दिल्ली में वो फैसला करेगी, सीट शेयरिंग का वो फैसला करेगी कि किसको कौन कहाँ से लड़ाना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आज की जो मीटिंग है उसमें मेरी जो पहली नज़र है वो आज जो नज़र है वो आज की मीटिंग में, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पीडीपी का जो वर्कर है, सेकंड लाइन वर्कर है, वो गुस्से में है। उनका मानना है कि एरोगेंस आ गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस में। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि हमारी इस टाइम वेव चल रही है तो इसलिए वो एरोगेंट हो गए, तो इसलिए वो कहते हैं, उनकी सोच है जो आज मीटिंग से पहले भी वो बता रहे थे कि हम आज की इस मीटिंग में महबूबा मुफ्ती को बताएंगे कि आपको अगर इलेक्शन लड़ना है तो आप श्रीनगर पुलवामा की जो सीट है, जो सेंट्रल कश्मीर की सीट है, यहां से अगर उमर अब्दुल्ला होते तो उनके खिलाफ में आप उतर दिएगा। आज नेशनल पीडीपी की सेकंड लाइन लीडरशिप जो सेंट्रल कश्मीर की है, इनका सारा फोकस यही रहेगा या रहा होगा, जिस तरह से मुझे पास खबरें कि महबूबा मुफ्ती को ये फोर्स करें, क्योंकि पीडीपी की सेकंड लाइन लीडरशिप का मानना है कि अब की बार पुलवामा का एक बड़ी सीटें जो है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की वो बड़ी सीटें इसके साथ श्रीनगर के साथ आई है, और गांदरबल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक वोट बैंक हुआ है, ये बडगाम, वो कट के बारामूला के साथ गया हुआ है। तो गांदरबल जिले में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतना इस टाइम पलड़ा पीडीपी के हिसाब से भारी नहीं है। श्रीनगर में वोट परसेंटेज वो मानते हैं कि थोड़ा सा नेशनल कॉन्फ्रेंस का पलड़ा अगर भारी है, लेकिन उतना श्रीनगर में वोट परसेंटेज नहीं होती कि वो मुकाबला कर सकें। तो इस वक्त, और साथ साथ में पीडीपी हल्के ये भी मान रहे कि फायर ब्रांड लीडर उनकी महबूबा मुफ्ती है, तो उसको पब्लिक में, खासतौर पे यूथ में ज्यादा एक्सेप्टेंस है एज कम्पेयर टू उमर अब्दुल्ला। तो यूथ अगर वोट डालेगा तो महबूबा मुफ्ती को डालेगा। तो ये पीडीपी का अपना एनालिस्ट है, और उस हवाले से वो कह रहे हैं कि उन्हें नॉर्थ कश्मीर या साउथ कश्मीर तो बाद की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला की जो एरोगेंस है उसको टक्कर देने के लिए महबूबा मुफ्ती को श्रीनगर से पार्लिमानी चुनाव में उतारने के लिए वो आज की इस मीटिंग में राजी करेंगे। तो साफ जाहिर है कि ये अगर आज इस तरह का कोई फैसला आता है या इस तरह से कोई महबूबा मुफ्ती को प्रेशर बनता है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती उम्रा से होकर आई हैं और इस तरह का, तो ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला। लेकिन इक्वेशन बहुत टाइट बन रहा है इंडिया अलायंस के लिए, इंडिया ब्लॉक के लिए। ऐसा लग रहा है कि सीट शेयरिंग का मामला जब भी हो, हालांकि अभी पार्टी स्तर पर ही ये मीटिंग का सिलसिला जारी है, मुमकिन है या अनमुमकिन है कि ये आगे जब इंडिया ब्लॉक की मीटिंग होगी शायद उसमें बैठ सकते हैं, लेकिन ऐसा नजर आ रहा है जो आउटकम इन मीटिंग से निकल रहा है, जो आउटकम मुख्तलिफ सियासी बयानात से हम देख रहे हैं, वो ये कि पीडीपी के लिए जगह स्क्वीज हो रही है। कंसेंसस कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान बन सकता है, लेकिन अगर पीडीपी को आउट किया जाता है इस कंसेंसस से या इस इक्वेशन से, तो फिर थर्ड पार्टी के लिए, मेरे कहने का मकसद यह है कि बीजेपी हो, अपनी पार्टी हो, सजाद गनी लोन की पीसी हो या कोई और जमात हो, उसके लिए मैदान कैसा सज रहा है? आपका क्या नजरिया है इसमें? देखिए, अगर इनका कंसेंसस नहीं बनता है या यहाँ पे जो अलायंस, इंडिया अलायंस नहीं बन पाता है, तो साउथ और नॉर्थ ये दोनों सीटें आप छोड़ दीजिए, इनमें से न पीडीपी ले पाएगी न नेशनल कॉन्फ्रेंस ले पाएगी, ये दोनों उससे साफ हो जाएंगी। साउथ कश्मीर से खासतौर पे बीजेपी वहां से बड़ी मार लेके आएगी, और फिर अगर नॉर्थ कश्मीर में देखें तो सजाद का मुकाबला ही फिर कोई ये नहीं कर सकते हैं, ये नॉर्थ करेगा। सेंट्रल कश्मीर का फिर मुकाबला होगा और उसमें या कोई पीडीपी ले जाएगी या वो फिर डिपेंड करता है श्रीनगर में अगर देखा जाए तो फिर अगर महबूबा मुफ्ती उतरती है तो मुकाबला कांटे का होगा, अगर नहीं उतरती है तो वो देखा जाएगा। ओवरऑल सिचुएशन ग्राउंड की जो है, जो हम पब्लिक से बात करते हैं, पब्लिक ओपिनियन लेते हैं, तो उसमें साफ नजर आ रहा है कि जो, और खास तौर पे हमें सबसे बड़ी चीज याद रखनी पड़ेगी, जो पुंछ राजौरी में परसों से बीजेपी को ज्वाइनिंग हो रही है। जिस तरह मैं पहले मुझे लग रहा था कि शायद पीडीपी जो पहाड़ी है इनको रिजर्वेशन मिलेगा तो उसके बाद ये चुप्पी करेंगे, नहीं जाएंगे, मुझे लग रहा था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से ज्वाइनिंग हो रही है और बड़े लीडरान की ज्वाइनिंग हो रही है, जिस तरह कल नजीर ये जो नेशनल
नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 टाइम के मिनिस्टर ने बीजेपी ज्वाइन किया है। यहाँ नॉर्थ कश्मीर से खबरें आ रही हैं, बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं, और कुछ लोगों से मेरी बात की, पहाड़ी कम्युनिटी के लोगों की, वो तैयार है बीजेपी में जाने की। तो ये सारी चीज़ें जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों का ठप्पा गोल कर सकती हैं अगर ये सारी सिचुएशन जो इस वक्त बनी हुई है, जिस तरह उमर अब्दुल्ला ने बयान दे रहा है, जिस तरह फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया है, तो इस सारे के बीच में आज की मीटिंग में हमें नजर रखनी पड़ेगी कि आज की बिल्कुल। मीटिंग लेकिन क्या चांसेस लग रहे हैं आपको कि ये सीट शेयरिंग को लेकर तीनों कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस बैठ सकते हैं, और ऐसा भी मौका होगा जब हम ये दिन सुनेंगे कि आज नहीं तो कल ये मीटिंग होगी जिसे इंडिया ब्लॉक की मीटिंग कह सकते हैं? देखिए, फारूक अब्दुल्ला की सियासत जो है अब वो यूपी के जो पिछले दिनों बिहार के नीतीश कुमार हैं उसकी तरह की सियासत हो गई है। एक प्रेशर जो है फारूक अब्दुल्ला बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वो प्रेशर जो उन पर चल रहा है उसको अब नहीं लगता है कि वो पुराने फारूक अब्दुल्ला रह चुके हैं। अब वो कहीं ना कहीं स्क्वीज हो रहे हैं, और उन पर जो प्रेशर है, कई प्रेशर हैं, पोलिटिकल प्रेशर है। और दूसरी बात ये है कि कहीं ना कहीं वो ये भी समझ लें कि आने वाले वक्त में अगर बीजेपी आ जाती है तो फिर इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए बीजेपी से अपने रिश्ते जो है वो खट्टे नहीं करने चाहते, अपनी दोस्ती खट्टी नहीं करनी चाहते। तो एक मौका, प्लेटफार्म भी ये बीजेपी के लिए प्लेटफार्म मुहैया करना चाहते हैं। तो उस जब प्लेटफार्म बीजेपी के लिए मुहैया करना हो तो फिर यहाँ पे ऐसी कोई इक्वेशन बनती हुई नजर नहीं आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सनम एजाज और मेरे साथी फैसल रियाज इस नशरियात में जुड़ने के लिए, और अपनी जो खबर है और उसके साथ साथ जो एनालिसिस है और इसको पूरी तरह से क्रैक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर बात यही है कि नजरें इस चीज पर भी हो गई इन मीटिंगों के बाद कि क्या इंडिया ब्लॉक की जम्मू कश्मीर के रिलेटेड कोई मीटिंग हो जाएगी, सीट शेयरिंग को लेकर क्या कोई कंसेंसस बनता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, अगर ये इलाही तौर पर चुनाव लड़े तो उसके बाद नताइज कैसे होंगे लोकसभा इंतखाबात के, सबकी नजरें इस पर मरकूज है। सलम ने कहा कि नॉर्थ और साउथ कश्मीर के अंदर फिर मुकाबला दिलचस्प होगा। चलिए, जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी को हराने के लिए अगरचे पार्टियां इलाहिदा तौर पर अपने मोर्चे संभाले हुए हैं, लेकिन वहीं बीजेपी भी पीछे नहीं है। लोकसभा इंतखाबात से कबल भारतीय जनता पार्टी की जानब से जहां तैयारियां की जा रही है, वहीं नई दिल्ली में भारत मंडपम में 2 रोजा कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से भारतीय जनता पार्टी के लीडरान और कारकुनान इसमें शिरकत कर रहे हैं। तकरीबन 11,500 मंदोबेन इस कन्वेंशन में शिरकत करेंगे, जिनमें मरकजी वुज़रा, पार्टी की क़यादत वाली रियासतों के वुज़राए आला, रियासती वुज़राए आला और कौमी और रियासती पार्टी दफ्तर के ओहदेदारान, मेंबर पार्लियामेंट और अरकान असम्बली भी शामिल हैं। इस 2 रोज़ा कौमी इजलास में बीजेपी रहनुमा आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी की तैयारियों पर तफसीली तबादला ख्याल करेंगे। इसके अलावा मंदोबेन जामिया तंजीमी एजेंडे पर भी बातचीत करेंगे। मीटिंग के दौरान 2 करारदादें भी पास की जाएंगी। बीजेपी सदर जेपी नड्डा आज कन्वेंशन के पहले दिन इफ्ताही खुतबा देंगे, और ये इजलास कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इख्तितामी खुतबे के साथ ही इख्तिताम पजीर हो जाएगा। इजलास के मकाम पर विकसित भारत के मौजू पर एक नुमाइश का भी एहतमाम रखा गया है। इस प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर के कुछ बीजेपी लीडरान भी शामिल है, जिनमें पार्टी के श्यामलाल चौधरी और जुगल किशोर शर्मा भी शामिल हैं। उन्होंने हमारे नुमाइंदे ताबिश कमाल के साथ बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए उन्हीं की जुबानी देखते हैं। देखो, जब से 370 जम्मू से ख़त्म हुआ, हर तबके को इंसाफ मिला है। सबसे पहले तो अगर 3 पीढ़ियाँ चली गई, जो बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी था उनको वोट का अधिकार मिला, और जो कभी किसी पार्टी ने देने की जो सोचा भी नहीं था, और भारतीय जनता पार्टी ने दिया। उधर दूसरा POK के रिफ्यूजी जिनको
काफ़ी अरसे से वो मांग कर रहे थे और उनको भी 5.5 लाख रुपया देकर उनको भी हक दिया और उसके साथ साथ एक सीट उनको भी नॉमिनेट के लिए रिजर्व की है। उसके साथ एसटी का जो आपने सुना है, पहाड़ियों को रिजर्वेशन दी, महिलाओं को 33% रिजर्वेशन वो देने जा रहे हैं। हर तबके को इंसाफ भारतीय जनता पार्टी जिसकी क़यादत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं, वो इंसाफ देने वाली सरकार और देने वाले नेता है। इसलिए 2024 में आने वाले समय में 24 में कैसे कमल खिलाएंगे, क्या तैयारी है, क्या प्लानिंग है? एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, तमाम राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर में वो आप सुन ही चुके हैं कि आने वाले जो 2024 का चुनाव है वो 400 पार का जो नारा है वो मिलेगा और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का कमल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्य जो है वो चुनावों को मद्देनज़र देखकर नहीं करती है और भारतीय जनता पार्टी के रूटीन के जो कार्यक्रम हैं ये चलते रहते हैं संगठन की मजबूती के लिए। इसलिए आप ये समझें कि भाई राष्ट्रीय परिषद जो हमारी रहती है ये सबके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो आज देश के कोने कोने से इस अधिवेशन में लोग आ रहे हैं और जहां से जो मार्गदर्शन मिलेगा उसे वो आगे लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप देख लेंगे ये जो लोग हैं ना, ये सारे राजौरी पुंछ के लोग अभी अभी मुझे देखकर जहाँ पर खड़े हो गए। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का विजन है और आपने देखा होगा कि जब से धारा 370 हटी है तभी से जम्मू कश्मीर में विकास तेज गति के साथ आगे बढ़ा है, अमन और शांति भी है। लेकिन विशेषतर वो ऐतिहासिक जो मामले थे, मसले थे, उन सब ऐतिहासिक मसलों पर विचार किया गया है और उनका समाधान जो है वो किया गया है। इसीलिए ये जो लोग कहते हैं ना कि वादे नहीं काम करते हैं, इसीलिए लोग मोदी को चुनते हैं। देखिए, पहाड़ियों की यो थी जो मांग बरसों से थी और कई संघर्ष इन्होंने किए थे और इनका जो हक भी बनता था, तो वो जो हक अब इनको मिला है, इसलिए पहाड़ी सारे जो हैं वो खुश हैं। लेकिन विशेष तौर पर आज का अधिवेशन जो है ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है। चार्ज होकर जाएंगे जहां से चार्ज होकर जाएंगे। 400 पार कैसे करेंगे? वो तो आप समझ लीजिए कि भाई 400 पार तो होगा ही होगा, 440 का ग्रांट होगा ही होगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है वो देश और समाज के लिए समर्पित है। तो 400 क्या 400 पार भी हो सकता। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने एक बहुत सिंपल भाषा में संदेश दिया है, मेरे साथ ये जम्मू कश्मीर के लोग खड़े हैं, कि 370 हटाई 370 तो हम जीतेंगे, 400 के ऊपर हमारा गठबंधन वो जीतेगा। उसके लिए वैसे नहीं बोल दिया, उसके लिए तैयारी भी है। आप देख रहे हैं कि हर कार्यकर्ता के मन में कितना उत्साह है। तो वो जो लीडरशिप है और परफॉर्मेंस जो हमने परफॉर्म किया है, जो हमने लोगों को सुविधाएं दी हैं, लोगों से संपर्क किया है, उसके कारण ही हम कह रहे हैं कि हम 400 से पार जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टी को हर सीट जीतनी होती है, तो टारगेट जब हम फिक्स नहीं करेंगे तो उसको अचीव कैसे करेंगे? तो हम सिंपल मेजॉरिटी से सरकार तो आसानी से बना सकते हैं, लेकिन टफ टारगेट देकर कार्यकर्ता को उतना ही उत्साहित करके, अब देश के प्रधानमंत्री की जो बात करेंगे, हम उनसे ऊर्जा लेके जाएंगे और जो उन्होंने टारगेट दिया है हर कार्यकर्ता उस टारगेट को पूरा करने के लिए काम करेगा। इसमें घमंड क्या है? मैं ये समझता हूँ कि घमंड तो उन लोगों में था जो धीरे धीरे बिहार में टूटा। का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से तिजारती। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 20 फरवरी के जम्मू के दौरे से कबल जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर भर में हिफाजती इंतजामात को सख्त कर दिया गया है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि 20 फरवरी को वज़ीर-ए-आज़म की आमद से कबल खत्ते में कोई नाखुशगवार वाक़ा पेश ना आए। सरहदों पर चौकसी को अपग्रेड करने के अलावा सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखते हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेज शाहराहों और दीगर गैर महफूज मकामात पर गश्त कर रही हैं। जम्मू के साथ साथ वादी भर के जनूबी कश्मीर के कई अजला में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। कुलगाम समेत कई जनूबी अजला में तलाशी भी तेज कर दी गई है। MEM स्टेडियम जम्मू में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए चीफ सेक्रेटरी अटुल डुल्लू भी वहां पहुंचे और सिक्योरिटी के साथ साथ दीगर इंतजामात का जायजा लिया, जबकि अफसरान ने उन्हें सभी इंतजामात के हवाले से तफसीलात भी पेश की।
जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक इजलास की सदारत करते हुए वजीर आजम के दौरे से कबल इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने अफसरान को तमाम इंतजामात को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत दी है। इजलास के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया। वाज़ेह रहे कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी 20 फरवरी को जम्मू का दौरा करने वाले हैं और उधमपुर में एम्स, उसके अलावा चिनाब पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल और शुमाली भारत के पहले दरिया की बहाली के मंसूबे और भी प्रोजेक्ट जो है जिन पर वो इफ्तिताह करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू का दौरा करेंगे और एमए स्टेडियम में संबोधित करेंगे। एमए स्टेडियम के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। पुख्ता कड़ी सुरक्षा व्यवस्था इस समय एमए स्टेडियम के बाहर देखने को मिल रही है, जहां पे सीआरपीएफ के जवान तैनात है, आईटीबीपी के जवान तैनात है, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तैनात है। आपको बता दें कि लगातार निरीक्षण जो है एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा भी किया गया और आज भी चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू जो कि निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। अरेंजमेंट्स किस प्रकार से की जा रही है उसका यहाँ पर पूरी तरीके से देखने के लिए चीफ सेक्रेटरी जो है वो इस समय एमए स्टेडियम में मौजूद है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो प्रॉपर तरीके से चेकिंग की जा रही है। जो भी वाहन एमए स्टेडियम के अंदर गुजर रहा है उसकी प्रॉपर तरीके से चेकिंग करने के बाद ही उसे अनुमति दी जा रही है। आपको बता दें कि लगातार निरीक्षण किए जा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी की बात करें, एलजी मनोज सिन्हा की बात करें तो कल एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा दौरा किया गया, निरीक्षण किया गया और आज भी चीफ सेक्रेटरी अरेंजमेंट किस प्रकार से है, क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है उसका दौरा करने के लिए यहाँ पर इस समय एमए स्टेडियम में पहुंच चुके हैं। और बॉम्ब स्क्वाड की टीम की बात करें तो कल भी बॉम्ब स्क्वाड की टीम जो है एमए स्टेडियम। नाज़रीन, अब ड्रग कंट्रोल की जानिब से श्रीनगर के अंदर अलग अलग जगहों पर छापामारी हो रही है और इस छापामारी के तहत ये देखा जा रहा है कि कहीं ये जो ड्रग स्टोर्स है ये मंशियात को ज्यादा बढ़ावा तो नहीं दे रहे। ये कैसे, वो हम आपको डिटेल समझाएंगे। दरअसल आज असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर श्रीनगर रीमा गजाला जिन्होंने 3 रोजा जो ड्राइव है वो जारी रखी हुई है और आज ये ड्राइव इख्तिताम पजीर हुई है और इस ड्राइव के दौरान उन्होंने अलग अलग जगहों पर 10 मेडिकल दुकानें या मेडिकल स्टोर्स जो है उन्हें आरजी तौर पर बंद किया गया है। इन दुकानों के अंदर, इन मेडिकल स्टोर्स के अंदर सीसीटीवी जो है वो इंस्टॉल नहीं थे। दरअसल डिपार्टमेंट और हुकूमत ये देखना चाहती हैं कि इस चीज को यकीनी बनाया जाए कि जब आप सीसीटीवी इंस्टॉल करते हैं तो उसके जरिए आप इस स्टोर पर ये नजर रखते हैं कि यहां कोई फ्रिक्वेंटली कोई बच्चा तो नहीं आता है जो कोई मखसूस दवाई लेता है जो जिससे वो नशे के तौर पर इस्तेमाल करता है। नंबर 1। नंबर 2 कि क्या बिलिंग ऑनलाइन बिलिंग होती है, क्या सही तरीके से बिलिंग होती है, ये भी यहां पर देखी जा रही है। और मकसद असल में यही है कि ऐसे बच्चों की निशानदेही की जाए जो उम्र में छोटे हो और फिर उन्हें ड्रग्स की लत से बचाया जा सके और ऐसे लोग, ऐसे बच्चे कहीं इसका शिकार तो नहीं होते हैं और जो ये ड्रग स्टोर के जो मालिकान हैं वो कहीं इजाफी पैसा वसूल करके ऐसे बच्चों में ऐसे ड्रग्स तो नहीं दे रहे हैं जिससे उन बच्चों की सेहत और जिंदगी मुतासिर हो जाती है। एक तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ हमारा जॉब है कि इंस्पेक्शंस, रूटीन इंस्पेक्शंस, टू चेक द लाइसेंसेस, टू चेक प्रेजेंस ऑफ क्वालिफाइड पर्सन, कि जिसको हम लाइसेंस देते हैं क्या वही शख्स बैठा है, वही उसी की प्रेजेंस में डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन हो रहा है कि नहीं। ये तो हमारा जॉब है। लेकिन ये जो स्पेशल ड्राइव्स हैं ये इफ़ेक्ट में ज़्यादा आई हैं हमारे 1 साल पहले जब ये नशा मुक्त अभियान गवर्नमेंट ने शुरू किया। इसमें हमारे 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हम देखते हैं। इनको सीसीटीवी है इंस्टॉल करना है, इनको डिजिटलाइज्ड बिलिंग पे अब अडॉप्ट करना है फ्रॉम मैनुअल सिस्टम, इट हैज़ टू मतलब टर्न इनटू डिजिटलाइज्ड बिलिंग, और इनको एनआरएक्स और शेड्यूल ड्रग्स के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने। हमारा मेन फोकस इस वक्त इन्हीं 3 चीज़ों पे है कि क्योंकि ये कैमरा का लगाने का पर्पस बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो यही कि हमारी जो प्रीमाइसेस है विद इन टाउन्स, विद इन सिटी एंड फार फ्लंग एरियाज़, वहाँ पे क्वालिफाइड या रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के ही सुपरविजन में डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स होती है। बहुत जगह ऐसा पाया गया था, पहले कंप्लेंट्स आते थे कि लाइसेंस तो किसी और के नाम है और चलाता कोई और है। तो इस कैमरे से हमें बहुत वो हेल्प हुई। दूसरा, कैमरा ने हमें बहुत हेल्प किया ये भी कि कोई ऐसा कस्टमर तो नहीं बार बार रिपीटेडली आ रहा है या पेशेंट जो ये शेड्यूल
नाज़रीन, खबरनामे में बस इतना ही। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।